दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण परिचर्चा करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम सपिंड विवाह से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, जितने भी विवाद है, जितने भी मुद्दे हैं, सभी मुद्दे को मैं डिस्कस करके आपको समझाऊंगा और आसान भाषा में इसको डिस्कस करेंगे। अभी यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज वगैरह बने हैं इससे रिलेटेड, उसमें क्लियर नहीं आ पा रहा है कि सपिंड विवाह है क्या एक्चुअली में, तो क्यों बैन कर दिया गया है। तो ये सारे इश्यूज को मैं काफी आसान भाषा में, काफी इजी वे में इसको समझाऊंगा और डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में सौपिंड विवाह है क्या और दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको क्यों बैन किया। इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है, जो मुद्दे हैं, वो मुद्दा है क्या आखिरकार, क्यों इस वजह से इसका काफी विरोध हो रहा है और इससे रिलेटेड जो मामला था वो हाईकोर्ट में क्यों पहुंचा था, सारे इश्यूज को देखेंगे। अब चूंकि सौपिंड विवाह वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, तो जीएस जो हमारे प्रीलिम्स है, जो मेंस है यूपीएससी का, जीएस 1 में हमको सोसाइटी पढ़ना होता है, इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी के सब्जेक्ट के हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और हो सकता है कि अब इस बार जो मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सपिंड विवाह के हिसाब से। सपिंड विवाह जो हो रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज है, उसको उसको एक तरह से टारगेट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड अभी ये चर्चा में क्यों था, इसका विवाद का कारण क्या था, क्या क्या मुद्दे थे, सारे मुद्दों को समझाता हूँ, देखता हूँ। अभी चर्चा में क्या था उसको देखते हैं। चर्चा में इसलिए था कि हिंदू विवाह अधिनियम, ये जो हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 का जो कानून है, ये कानून वही कानून है जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी उनकी जो शादियां होती है, जो एक तरह से शादी कैसे वैध होगा अवैध होगा, उससे रिलेटेड सारे प्रावधान इसी कानून में है और यही कानून उन सारे पक्षों को देखता है। तो इसी कानून का एक धारा है 5, 5 सब क्लॉज 5, उसको उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका डाला गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, तो उसी याचिका को खारिज कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, और ये 5 बी किससे रिलेटेड है, तो ये 5 बी जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत में शामिल किया गया वो है सपिंड विवाह से रिलेटेड है और यही कानून है जो सपिंड विवाह को एक तरह से प्रतिबंधित करता है। तो इसी कानून को एक तरह से संवैधानिक दर्जा, ये संवैधानिक का उल्लंघन के बताते हुए एक याचिका दायर किया गया था कि ये कानून संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। तो जब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया और बोला कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है, संविधान के प्रावधान के अनुरूप है। तो वह न्यूज है, अभी जो न्यूज आया था वो न्यूज ये द हिंदू का न्यूज है। न्यूज क्या है, व्हाट आर इंस्टेंटेनियस सपिंडा मैरिज एंड व्हाई हैज दिल्ली हाईकोर्ट रीअफर्म्ड द बैन ऑन देम। मतलब पहले से ही जो भारत जो कानून है ना, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उस कानून के जो एक तरह से धारा है 5 भी, उसमें प्रावधान है कि सपिंड विवाह नहीं हो सकता, उसको एक तरह से बैन किया हुआ है। तो इसी प्रावधान, इसी कानून को चुनौती दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में और एक याचिका दायर किया गया था। तो अभी फैसला क्या आया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, याचिका को ही रद्द कर दिया और बोला कि ये कानून जो है वो संविधान के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। तो उसी संबंधित न्यूज आया था, उसी से रिलेटेड ये विवाद था, इश्यूज था, सारे लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि क्या इश्यूज थे और ये हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे सिलेबस से कैसे रिलेट करता है। ये इंडियन सोसाइटी के हिसाब से देखें तो महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। ठीक है। तो ये था न्यूज, ये था इश्यूज जो अभी मुद्दा चर्चा में था। अब हम देखते हैं कि सपिंड विवाह एक्चुअली में होता क्या है, सपिंड विवाह का क्या प्रावधान है और कैसे सपिंड विवाह हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता, उन दोनों पक्षों को भी देखेंगे। और जो केस था दिल्ली हाईकोर्ट में जो चला है, वो केस रिलेटेड क्या था, केस का पूरा मामला क्या था, सारे इश्यूज को मैं समझाता हूँ। पहले सपिंड विवाह क्या हो उसको समझिए। सपिंड विवाह बहुत ही सिंपल है। अगर वाइफ है और हस्बैंड है, वाइफ हस्बैंड जो एक तरह से शादीशुदा है, तो वाइफ और हस्बैंड का जो पूर्वज है वो दोनों एक नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों का पूर्वज एक ही है तो ऐसे विवाह को सपिंड विवाह बोला जाता है। यानी एक ही पिंड वाले विवाह में वो प्रवेश कर गए हैं वो लोग, तो ऐसे विवाह को क्या बोलेंगे, सपिंड विवाह बोलते हैं। आसान भाषा में क्या है, सपिंड विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक निश्चित, देख रहे हैं, एक निश्चित सीमा तक निकटता, मतलब कोई रिलेशन है उन दोनों के बीच, भीतर एक दूसरे से संबंधित होता है। आसान भाषा में समझिए कि जो वाइफ हस्बैंड है उन दोनों का पूर्वज एक ही है। अगर एक ही है तो ऐसे विवाह सपिंड विवाह माना जाता है और ऐसे विवाह हमारे प्रावधान में, हमारे कानून के हिसाब से अवैध माना जाएगा। वो विवाह को मान्य या दर्जा वैलिड, लीगल नहीं माना जा सकता, तो उसी विवाह को अवैध करार दिया जाता है। ठीक है। तो ये तो सपिंड विवाह हो गया। इसको अगर समझना है तो अभी हम जो कानून, जो एक तरह से केस चला था उसको समझते हैं कि जो जो हस्बैंड ने एक तरह से जो मामला दायर किया था और बोला था कि हम सपिंड विवाह विवाह में प्रवेश कर गए हैं, ये विवाह एक तरह से वैलिड नहीं हो सकता, इनवैलिड हो सकता है, हो जाना चाहिए। तो वो समझते हैं कि वो उसका विवाह का प्रकरण क्या था, कैसे वो सपिंड माना गया, कैसे वो सपिंड विवाह विवाह में प्रवेश कर गया, वो देखते हैं। इसी केस को लेते हैं।
देखिए, ये गगन ग्रोवर यहाँ से देखते हैं। गगन ग्रोवर यही हस्बैंड है। इन्होंने ही 2007 में केस किया था कि जो मेरी शादी है ना वो सपिंड विवाह है और इस तरह से इसको इलीगल करार दिया जाना चाहिए। कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से क्या है इसमें प्रावधान कि सपिंड विवाह लीगल नहीं हो सकता, ये वैलिड नहीं माना जा सकता। तो इन्होंने ही एक तरह से केस किया था सपिंड विवाह के हवाला को देखते हुए। ये गगन ग्रोवर है और ये इनकी वाइफ है नीतू ग्रोवर। इन दोनों की 2007 में क्या होता है, शादी होता है। 2007 में इनकी शादी होती है। गगन ग्रोवर और नीतू ग्रोवर के बीच में शादी होती है। लेकिन बाद में हस्बैंड को रियलाइज होता है कि हम गगन ग्रोवर जो मेरा पूर्वज है और जो नीतू ग्रोवर का पूर्वज है वो दोनों एक ही है। कैसे? तो देखिए ये गगन ग्रोवर है, इनके पिताजी है सतीश ग्रोवर, इनके पिताजी है वीरेंद्र ग्रोवर और जो इनके पिताजी है वो है मुंशी राम। तो ये इनके क्या हो गया, पूर्वज हो गए। और इधर नीतू ग्रोवर के पक्ष से देखते हैं तो नीतू ग्रोवर के पिताजी है अशोक ग्रोवर और इनके पिताजी है डीएल ग्रोवर। और डीएल ग्रोवर के जो पिताजी है वो भी क्या है, वही मुंशी राम है। तो देख रहे हैं दोनों का पूर्वज क्या मुंशी राम हो गया। इसीलिए दोनों का पूर्वज एक ही है, इसीलिए ये विवाह क्या हो गया, सपिंड विवाह हो गया, सपिंड विवाह माना जाएगा। तो इसीलिए विवाह को ये इनवैलिड करार दे दिया गया था क्योंकि दोनों जो वाइफ है जो हस्बैंड है दोनों का जो पूर्वज है वो एक ही है और वो कौन है, मुंशी राम है। तो मुंशी राम, तो बाद में ये निकल गया कि जो मुंशी राम है वो इनसे इनका भी पूर्वज है और मुंशी राम इनका भी पूर्वज है। तो दोनों विवाह क्या हो, एक तरह से सपिंड हो गया। एक ही पिंड में, एक ही पिंड को मानने वाले लोगों में शादी हो गया, इसलिए विवाह इनवैलिड हो गया। ठीक है, इसी से ये संबंधित था। अब देखिए ये सपिंड विवाह हो गया, लेकिन सपिंड विवाह का जो कानून है उसमें कुछ एक तरह से प्रावधान भी है। कैसे कोई विवाह सपिंड माना जा सकता है, कैसे कोई विवाह सपिंड हो जाता है, उसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसमें ऐसा प्रावधान है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत देखें तो माता और पिता दोनों पक्षों में कुछ पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती। जो माता है, माता का पक्ष है उसके तहत और जो पिता वाला पक्ष है उसके तहत, तो दोनों पक्षों में शादी नहीं हो सकती कुछ रिलेशन तक। रिलेशन क्या है? तो मातृ पक्ष में देखा जाता है कि 3 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियों के भीतर विवाह वर्जित है। विवाह नहीं हो सकता 3 पीढ़ियों तक। 3 पीढ़ी में कौन-कौन आ सकता है? तो भाई-बहन आ सकता है। पहली पीढ़ी जो भाई-बहन हो गया, फिर उनके माता-पिता के साथ शादी नहीं हो सकती। दादा-दादी उनके संबंध में शादी नहीं हो सकती। तो मातृ पक्ष के हिसाब से देखें तो 3 पीढ़ी तक शादी नहीं हो सकती। विवाह का निषेध है, वर्जित है। और जो पिता वाला पक्ष है वहाँ पर 5 पीढ़ियों तक शादी एक तरह से वर्जित है, 5 पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती। और जो 5 पीढ़ी है या निषेध, 5 पीढ़ी दादा-दादी और नाना-नानी तक लागू होता है। यानी इनके बीच शादी एक तरह से नहीं हो सकता, इनके संबंधों में शादी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों ऐसा माना जाता है कि जो 5 पीढ़ी जो पिता के पक्ष की तरफ से है, जो माता के पक्ष की तरफ से जो 3 पीढ़ी है, दोनों का एंसेस्टर, दोनों का जो पूर्वज है वो एक ही हो सकता है। इसलिए ऐसे विवाह सपिंड माने जाएँगे और जो वर्तमान कानून है, के तहत से एक तरह से ये इलीगल माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा, शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। देख रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का जो कानून है, भारत का जो कानून है वो हिंदू विवाह के संबंधित है, उसके प्रावधान को देखती है, उसको रेगुलेट करता है वो कानून। उस कानून में स्पष्ट लिखा हुआ है धारा 5 क्लॉज़ 5 में कि जो सपिंड सपिंड विवाह है वो एक तरह से अवैध है, इलीगल माना जाएगा। सपिंड सपिंड विवाह की पहचान कैसे होगी? तो जो पिता पक्ष है उसके 5 पीढ़ी तक, और जो माता पक्ष है उनकी 3 पीढ़ियों तक शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो रहा है तो ऐसे विवाह सपिंड विवाह माने जाएँगे और वो इनवैलिड हो जाएगा। सपिंड विवाह का 2 व्याख्या है। पहला तो ये माना जाता है कि जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, दोनों का जो पूर्वज है, वो सेम है। अगर एक ही है तो ऐसे विवाह सपिंड माने जाएँगे। दूसरी व्याख्या है भारतीय एक तरह से जो शास्त्र है, जो पुराण है, उसके हिसाब से है। हमारे शास्त्रों में पिंड दान करने की एक तरह से परंपरा है। अगर मान लीजिए हस्बैंड है, अगर अपने पूर्वज को पिंड दान कर रहे हैं, जिन पूर्वज को, और जो वाइफ है अगर वो किन्हीं पूर्वज को पिंड दान कर रहे हैं, और अगर दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों एक ही पूर्वज को पिंड दान कर रहे हैं, यानी एक ही पूर्वज, यानी एक ही व्यक्ति को पिंड दान हो रहा है, तो दोनों का पूर्वज क्या होगा, सेम हो गया। दोनों जो पिंड दान कर रहे हैं जिस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति भी सेम है। इसीलिए ऐसे विवाह सपिंड विवाह हो गए। तो इस विवाह को अमान्य, इनवैलिड, एक तरह से वाइड घोषित किया गया हमारे कानून के हिसाब से। इसी विवाह से संबंधित मामला था, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, विवाह को इनवैलिड करार दिया था। हम आगे पूरे इश्यू को समझेंगे, पूरा केस को मैं समझाऊंगा। अभी थोड़ा-सा जानने के लिए सपिंड विवाह को समझाया है। ठीक है? आप ये समझ लिए कि ये गगन ग्रोवर है। गगन ग्रोवर का जो पूर्वज है वो मुंशी राम है, और जो नीतू ग्रोवर जो इनकी वाइफ है, उनका भी पूर्वज मुंशी राम है। तो दोनों का पूर्वज क्या हो गया, मुंशी राम सेम हो गया, इसीलिए ये विवाह क्या हो गया, सपिंड माना गया। और वर्तमान कानून के हिसाब से ये विवाह क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। जब से ये शादी हुआ तब से ये इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि सपिंड है, एक ही पिंड में शादी हुआ है। अगर इसको आसान भाषा में समझे कि पिता पक्ष
का कैसे है और माता पक्ष का कैसे है, तो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक लड़का है राम, ठीक है? और इनका एक पिता है, एक माता है। तो राम की अगर शादी, जब राम का शादी का टाइम आएगा, तो इस पर कुछ तरह से प्रवेश एक तरह से वर्जित है, निषेध है। वो निषेध क्या है? तो निषेध अगर कानून के हिसाब से देखें तो व्याख्या क्या है? तो फादर के साइड में पहली पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी है, 5 पीढ़ी तक शादी नहीं हो सकता। सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी, और जो 5 पीढ़ी है, यानी जो एक तरह से राम है, राम का जो पिता है, पिता के साइड में देखें तो 5 पीढ़ी तक का शादी, 5 पीढ़ी से संबंधित जो भी लोग होंगे, उनके बीच शादी राम का नहीं हो सकता। एक तरह से वर्तमान कानून के हिसाब से ये शादी अवैध माना जाएगा, विवाह वर्जित है। और अगर राम को शादी मान लीजिए माता के पक्ष की तरफ से हो रहा है, माता के रिलेशन में किसी से हो रहा है, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा कि वो किसी फर्स्ट पीढ़ी से संबंधित तो नहीं है। इसमें 3 पीढ़ी पर एक तरह से प्रवेश, एक तरह से विवाह वर्जित है। सेकंड पीढ़ी और थर्ड पीढ़ी। थर्ड पीढ़ी तक विवाह वर्जित है। अगर राम की शादी पिता पक्ष में हो रहा है, पिता के रिलेशन में हो रहा है, तो पिता के रिलेशन में हमको देखना होगा 5 पीढ़ी तक उनका कोई संबंध नहीं है, राम के पिताजी से जुड़ता तो नहीं है। अगर वो जुड़ेगा तो वो शादी इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य घोषित हो जाएगा। और अगर मान लीजिए राम की शादी माता के पक्ष में, माता के रिश्तेदारों में रिलेशन में हो रहा है, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा जिस रिश्तेदार में शादी हो रहा है, कहीं उनके माँ के तीसरी पीढ़ी से वो संबंधित तो नहीं है। अगर वो तीसरी पीढ़ी तक संबंधित है, किसी वजह से वो जुड़ता है, तो वहाँ शादी नहीं हो सकता। अगर शादी हो रहा है, तो ऐसा शादी सपिंड हो जाएगा और वर्तमान कानून के हिसाब से वो इनवैलिड हो जाएगा, ऑटोमेटिक एक तरह से वाइड हो जाएगा, अमान्य शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस विवाह को, सपिंड विवाह को क्यों बैन किया है। क्या एक तरह से इश्यूज थे, कैसे मामला आगे बढ़ा, सारे प्रकरण को मैं समझाता हूँ, सारे विवाद को दिखाता हूँ, कैसे केस आगे बढ़ा, किस तरह से केस हुआ, और जो केस किया गया उसका क्या दलील था हस्बैंड की तरफ से, और जो वाइफ एक तरह से दोबारा केस करी, उनका क्या दलील था। दोनों मुद्दे को समझते हैं, दोनों को एक तरह से पक्ष विपक्ष देखते हैं। क्या होता है 2007 में, यही गगन ग्रोवर और नीतू ग्रोवर जो थे, ये गगन ग्रोवर और नीतू ग्रोवर की 2007 में शादी होती है। लेकिन जब शादी होता है तो उसके कुछ ही दिन बाद जो हस्बैंड है गगन ग्रोवर, उनको रियलाइज होता है कि हम दोनों का एंसेस्टर मुंशी राम एक ही है, तो एक ही पिंड, एक ही पूर्वज है, तो इसलिए ये शादी क्या होगा, एक तरह से इनवैलिड हो जाना चाहिए वर्तमान कानून के हिसाब से। तो जैसे ही गगन ग्रोवर को रियलाइज होता है कि हमारा पूर्वज सेम है, एक ही पिंड में शादी हो गया है, तो वो इस विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए, तो एक तरह से सिविल कोर्ट है, दिल्ली सिविल कोर्ट, वहां पर एक तरह से केस करते हैं। और के जब मामला कोर्ट में जाता है, तो एक तरह से वहां प्रूफ हो जाता है कि दोनों का पूर्वज, जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, दोनों का पूर्वज सेम है। पूर्वज कौन है? मुंशी राम। तो एक तरह से ये शादी एक ही पिंड में हो गया, मतलब पूर्वज सेम है, तो ये शादी क्या होगा, सपिंड हो गया। कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तो कोर्ट इस विवाह को अमान्य घोषित कर देता है। जब उसके पति ने सफलतापूर्वक यह साबित कर दिया कि उन्होंने सपिंड विवाह में प्रवेश किया है, सफलतापूर्वक उन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि दोनों का पूर्वज क्या, मुंशी राम सेम है, तो विवाह क्या हो गया, एक तरह से सपिंड हो गया, सपिंड विवाह में प्रवेश किया, तो वर्तमान कानून के हिसाब से वो शादी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, वाइड हो गया। तो उसी के तहत 2007 में ये फैसला आता है कि शादी एक तरह से इनवैलिड हो गया, जब से शादी हुआ तब से ये शून्य घोषित हो। इसी चीज को एक तरह से चैलेंज किया गया, और 2023 में इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। वाइफ की तरफ से एक तरह से दोबारा केस किया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट में, जब शादी इनवैलिड हो जाता है निचली अदालत से कि शादी इनवैलिड है क्योंकि सपिंड सपिंड विवाह है, तो वाइफ क्या करती है, इस मामले को आगे ले जाती है, दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज करती है उस फैसले को कि नहीं, हमारा शादी वो सपिंड नहीं है, एक तरह से इलीगल नहीं है। तो जब दिल्ली हाई कोर्ट में मामला जाता है, तो अक्टूबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट भी ये फैसला सुनाता है कि नहीं, विवाह जो है वो सपिंड ही है। और इस तरह से देखिए, अगर विवाह सपिंड है, तो उसके बाद वो मामला क्या हो गया, एक तरह से विवाह क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, जीरो हो गया वर्तमान कानून के हिसाब से। तो कानून के हिसाब से देखें तो विवाह सही नहीं हो सकता, तो वाइड कर दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अक्टूबर 2023 में। अब क्या हुआ, दो मुद्दा है। पहले जब वाइफ केस करती है दिल्ली हाईकोर्ट में, तो पहले उनका डिमांड क्या था कि हमारा जो विवाह है वो एक तरह से वैलिड है, एक तरह से इनवैलिड नहीं है, क्योंकि वो सपिंड विवाह नहीं है वर्तमान कानून के हिसाब से। लेकिन बाद में जब दिल्ली हाईकोर्ट बोलता है कि नहीं, जो वर्तमान कानून है उसमें सपिंड विवाह एक तरह से वर्जित है, निषेध है, तो वो दोबारा केस करती है दिल्ली हाईकोर्ट में, और इस बार केस करती है उस कानून के खिलाफ, और बोलती है कि जो कानून है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वो कानूनी संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोध है, और उसकी संवैधानिकता के लिए, संवैधानिकता वैधता के लिए
एक तरह से याचिका डालती है दोबारा हाईकोर्ट में, उसको चुनौती देने के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाती है वो। देख रहे हैं, पहली बार तो एक तरह से दरवाजा खटखटाया इसलिए क्योंकि उसको शादी को एक तरह से वैलिड करवाना था, जो इनवैलिड हो गया था नीचे से, तो उसके विरोध में एक तरह से मामला दायर करती है ताकि फैसला दे कि हमारा जो शादी है वो वैलिड है। लेकिन जब शादी इनवैलिड करार दिया जाता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, और जो कानून का हवाला दिया जाता है, उस कानून को ही चुनौती देने के लिए दोबारा से महिला जो वाइफ है वो चैलेंज करती है कोर्ट में। और इस बार चैलेंज करती है कि जो कानून है, जिस कानून को आधार बनाकर हमारी शादी को इनवैलिड किया गया है, वो कानून ही गलत है, वो कानून ही संविधान के खिलाफ है। तो उस कानून को एक तरह से रद्द कर दिया जाए, कानून का इंट्रोस्पेक्शन किया जाए। और महिला की तरफ से क्या दलील दिया गया? तो दो दलील दिया गया एक तरह से उस कानून के खिलाफ। पहला तो बोला गया कि जो शादी हमने किया है वो हमारे प्रथा में माना जाता है, प्रथा में माना जाता है। पहला पॉइंट तो यही था कि हमारे प्रथा के हिसाब से ये शादी हुआ है, कि हमारे समाज में हमारे जो एक तरह से जाति पाति है, उसमें एक रीति रिवाज है, कस्टम्स है, तो उसके तहत हमने शादी किया। और दूसरा लॉजिक था कि जो ये कानून है ना, जो कानून बना गया हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, कानून है, ये संविधान के आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है, राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता के अधिकार, ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। देख रहे हैं, दो पॉइंट थे, दो लॉजिक थे, दो तर्क थे, महिला की तरफ से रखा गया। तो पहला तो तर्क यही था कि जो हमने विवाह किया था ना, वो हमारे प्रथा के अनुकूल है, हमारे प्रथा में एक तरह से मान्यता प्राप्त है इसको, इसलिए हमने शादी किया, इसलिए वो सपिंड या इनवैलिड नहीं माना जा सकता। और दूसरा लॉजिक क्या था, जिस कानून का हवाला दिया गया था कि ये कानून में एक तरह से सपिंड विवाह को एक तरह से वर्जित किया गया है, वो कानून ही गलत है, वो कानून ही संविधान के खिलाफ है। कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है संविधान के तहत जो दिया गया आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है, उसका एक तरह से उल्लंघन है ये कानून। आर्टिकल ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को ही रद्द कर दिया जाए, उसको इनवैलिड करार दिया जाए और हमारे विवाह को मान्यता दे दिया जाए। तो ये दो पॉइंट थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट इंटरेस्टिंग बात तो ये करता है, जब पूरे मामले को जांच पड़ताल करता है, उसके तरफ से ये फैसला आता है कि महिला जो जितने भी सबूत वगैरह पेश करती है, दिल्ली हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है? कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि महिला ने जो भी सबूत पेश किए, इससे ये पता नहीं चलता है कि उनके समाज में ये परंपरा है कि ऐसा शादी हो रहा है। कह रहा है कि आपके परिवार में हो सकता है, लेकिन आप जिस समाज से बिलॉन्ग करते हैं, जिस जाति से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे ये ट्रेडिशन नहीं है, ये कस्टम नहीं है। और अगर कस्टम है तो आप प्रूफ करिए, लेकिन महिला ये प्रूफ करने में विफल हो जाती है कि नहीं ये कस्टम नहीं है। तो जब दिल्ली हाईकोर्ट को पता चलता है वो प्रूफ नहीं कर पाती है महिला, ये कस्टम है, तो दिल्ली हाईकोर्ट बोलता है कि ठीक बात है, अगर ये कस्टम नहीं है तो इसलिए अगर आपके परिवार में हुआ, आपका शादी हुआ तो वो एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है। लेकिन आपके समाज में ऐसा रीति नहीं है, ऐसा परंपरा नहीं है। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाई, वो प्रूफ नहीं कर पाती, इसलिए प्रथा नहीं माना जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, इसलिए इनवैलिड हो गया। दूसरा लॉजिक क्या था कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, लेकिन जब कानूनी प्रावधान देखा गया और सपिंड विवाह से रिलेटेड जो भी प्रावधान था, उसके तहत ये पाया गया दिल्ली हाईकोर्ट के मद्देनजर उनके संबंध में कि वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। और अगर उल्लंघन है तो महिला से बोला गया कि आप सबूत पेश करिए, आप तर्क पेश करिए। लेकिन महिला के जो वकील वगैरह होते हैं, वो उतने साक्ष्य, सबूत या कानूनी एक तरह से दलील नहीं पेश कर पाते हैं। और वो प्रूफ नहीं कर पाता है कि कैसे जो हिंदू मैरिज एक्ट का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वो प्रूफ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये भी लॉजिक एक तरह से खारिज हो गया। तो दोनों पॉइंट खारिज हो गया। इसीलिए जो याचिका डाला गया था हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की संवैधानिकता को चुनौती के लिए, अल्टीमेटली वो याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से खारिज हो जाता है, क्योंकि महिला का जो वकील है वो प्रूफ ही नहीं कर पाते कि उसका शादी कैसे वो कस्टम प्रथा के हिसाब से हुआ, और दूसरा वो कैसे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। दोनों पक्ष को प्रूफ नहीं कर पाते, इसलिए अंत में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि शादी इनवैलिड हो गया और वो याचिका ही खारिज कर दिया जाता है, जिस याचिका के जरिए चुनौती दिया गया था ओरिजिनल कानून को। याचिका दायर किया गया था, उसमें उस कानून की संवैधानिक वैधता पर चुनौती पेश किया गया था। किसके? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के संवैधानिकता वैधता पर। याचिकाकर्ता ने एक हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 सब क्लॉज 5 का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रथा का कोई प्रमाण न होने पर भी सपिंड विवाह प्रचलित है। अब देख रहे हैं महिला का क्या लॉजिक था। पहला तो लॉजिक था ये कि हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है उसका धारा 5 सब क्लॉज 5 जो है
वो संविधान के तहत जो एक तरह से प्रावधान किया गया आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 के तहत जो गारंटी देता है समानता का अधिकार, उसका उल्लंघन करता है। और दूसरा तर्क क्या था कि प्रथा का कोई प्रमाण भले नहीं है, लेकिन यह विवाह जो है वो सपिंड विवाह प्रचलित है वहां पर। भले वो कस्टम में नहीं है, ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन हमारे समाज में सपिंड विवाह होता रहा, ये एक तरह से फेमस है, प्रचलित है। ये लॉजिक था, लेकिन अंत में जब एक तरह से मामला आगे बढ़ता है तो महिला की तरफ से, उनके वकील की तरफ से इस चीज को नहीं कर पाते ये लोग। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये दलील खारिज कर दिया जाता है और जो सपिंड विवाह है उसको एक तरह से इनवैलिड करार दिया जाता है। वर्तमान जो कानून है इस संवैधानिकता को बरकरार रखा जाता है। ठीक है, ये सारे इश्यूज थे। अब देखते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट का क्या फैसला था। अभी फैसला मैंने बता ही दिया। फैसला क्या था? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दलीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह सपिंड विवाह को उचित ठहराने के लिए स्थापित परंपरा, देख रहे हैं, जो कस्टम, जो ट्रेडिशन जो माना जाता है कि अगर आपके कस्टम में ये विवाह प्रचलित है तभी सपिंड विवाह हो सकता है, बजाय अगर कस्टम में जो आपकी परंपरा उसे एक तरह से प्रसिद्धि नहीं है तो ये शादी इनवैलिड हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हुआ? तो सपिंड विवाह को उचित ठहराने के लिए जो स्थापित परंपरा होनी चाहिए उसको लेकर पर्याप्त सबूत, देख रहे हैं, पर्याप्त सबूत देने में विफल रही। पर्याप्त सबूत वो दे ही नहीं पाई जिससे ये साबित हो सके कि जो उसका विवाह हुआ है सपिंड विवाह उसकी परंपरा के हिसाब से हुआ, उसके रीति रिवाजों के हिसाब से हुआ, जिस समाज से वो बिलोंग करती है, जिस पंथ को, जिस विचारधारा को मानती है, उसके समाज में ये प्रचलित है, उससे रिलेटेड कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई तो ये प्रूव कर सके ये कस्टम या ट्रेडिशन के अनुकूल है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जिस कानून को लेकर इतना विवाद उठा है, जिस कानून को लेकर ये जितना सारे विवाद है, जितना सारा इश्यूज बढ़ा है, वो कानून एक्चुअली में है क्या? उस कानून के संबंध में थोड़े से प्रावधान देख लेते हैं। किस तरह से उसमें सपिंड विवाह से रिलेटेड प्रोविजन किया गया है। देखिए, ये है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रयोजनों के लिए देखें, इसमें सपिंड संबंधों को, सपिंड विवाह है जिसको अभी हमने एक तरह से व्याख्यायित किया, जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, अगर शादी हो रहा है और दोनों का पूर्वज सेम है तो ऐसे विवाह सपिंड माने जा सकते हैं। एक ही पिंड वाले शादी में वो प्रवेश कर गया है। तो इसी इसी डेफिनेशन को अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। तो ये कानून है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। 55 की धारा 3 में सपिंड विवाह से संबंधित प्रावधान है। तो उसको ठीक तरह से परिभाषित किया गया है कि सपिंड विवाह क्या है, किस विवाह को सपिंड विवाह माना जा सकता है, माना जाता है। मैं देख रहा है निषेध मानदंड का भी उल्लेख है कि कौन सा विवाह सपिंड विवाह होगा और किन परिस्थितियों में उसको एक तरह से वाइड माना जा सकता है, इनवैलिड माना जा सकता है। यदि कोई विवाह किसी स्थापित परंपरा की अनुमति के बिना, देख रहे हैं, स्थापित परंपरा अगर ट्रेडिशन के अनुकूल है तो वहां पर एक तरह से अपवाद है, उसमें छूट है कि आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्थापित परंपरा की अनुमति के बिना एक सपिंड विवाह हुआ है तो उसके लिए अधिनियम HMA हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 सब क्लॉज 5 का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा विवाह अपराध या शून्य माना जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, निषेध मानदंड का स्पष्ट इसमें उल्लेख है कि अगर विवाह स्थापित परंपरा के अनुकूल नहीं है और अगर आप सपिंड विवाह कर रहे हैं तो वह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 5 का उल्लंघन है। और वो धारा किससे संबंधित है? वो सपिंड विवाह को एक तरह से निषेध घोषित करती है, शून्य घोषित करती है कि अगर स्थापित परंपरा के अनुकूल नहीं हुआ है तब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विवाह को अमान्य माना जाता है अगर आप सपिंड विवाह कर रहे हैं और स्थापित परंपरा के अनुकूल नहीं है, परंपरा के उसमें परंपरा में कोई प्रचलित नहीं है, प्रचलन नहीं है और सिंपल आप विवाह कर लिए तो ऐसे विवाह को अमान्य माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे यह कभी हुआ ही नहीं, जैसे ये विवाह कभी हुआ ही नहीं। चाहे आपका कितना साल हो गया, 30 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कभी भी ये प्रूफ हो गया कि आपका विवाह सपिंड है, ये आपका विवाह सपिंड है, तो इस कानून के तहत आपका विवाह शुरुआत से, जब से शादी किया तब से ही इनवैलिड माना जाएगा, तब से ही अमान्य घोषित हो जाएगा, तब से ही शून्य माना जाएगा वर्तमान कानून के हिसाब से। अब देखिए, सपिंड विवाह से संबंधित इसमें अपवाद है। ये कानून तो सपिंड विवाह को अपराध घोषित करती है, सपिंड विवाह को एक तरह से शून्य घोषित करता है। दोनों तरह से प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन इसमें एक तरह कुछ एक्सेप्शन भी डाला गया है। इन विवाह को हम सपिंड विवाह से अलग मान सकते हैं। सपिंड विवाह होने के बावजूद भी वो इनवैलिड नहीं माना जा सकता। इसको किस विवाह को माना जा सकता है? एक तरह से वो सपिंड विवाह एक तरह से इलीगल नहीं है। तो सपिंड विवाह के अपवाद क्या है? अपवाद जो है, ये अपवाद तब लागू होता है जब इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति के रीति रिवाज, देख रहे हैं, कस्टम कस्टम या ट्रेडिशन ट्रेडिशन ऐसे विवाह को अनुमति देते हैं। सपिंड विवाह का एक्सेप्शन इसमें क्या है कि अगर आप सपिंड विवाह कर सकते हैं, आप एक ही पिंड में शादी हो सकती है आपकी,
लेकिन ऐसा तब होगा जब आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जिस परंपरा से बिलोंग करते हैं, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति में ये स्थापित परंपरा है, ट्रेडिशन है कि वहाँ पर स्वपिंड विवाह होता आया है, जब अतीत काल में होता रहा है। अगर वो परंपरा है, शास्त्र के अनुकूल है, आपके रीति-रिवाज में एक तरह से प्रचलन में है और इसका पर्याप्त साक्ष्य है, सबूत है, तो आप स्वपिंड विवाह कर सकते हैं। करेंगे तब भी इनवैलिड नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन है, इस कानून में ही एक्सेप्शन है। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे कि वो परंपरा के अनुकूल है या परंपरा में प्रचलन है, अगर प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा विवाह इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अभी जो केस चला है वो उसमें ऐसा ही हुआ। न्यायालय ने क्या किया, उनको इनवैलिड करार दिया, लेकिन महिला प्रूफ करने पर तुली थी कि हमारे परंपरा के अनुकूल है, हमारी प्रथा में ऐसा होता आया है। लेकिन परंपरा में या प्रथा में जो प्रचलन में है उसको लेकर जो पर्याप्त सबूत होने चाहिए, साक्ष्य होने चाहिए, सबूत साक्ष्य वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई, इसलिए इनवैलिड हो गया, जो याचिका वो खारिज कर दिया गया। ठीक है? लेकिन कस्टम के लिए भी इसमें मानदंड है, जो ट्रेडिशन है, जो छूट प्रदान करता है सपिंड विवाह को लेकर, वो ऐरे-गैरे नहीं होना है, कुछ भी नहीं हो सकता, उसके लिए भी मानदंड है। मानदंड क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 3A के अनुसार किसी कस्टम को वैधता हासिल करने के लिए किसी प्रथा का लंबे समय तक लगातार दिख रहा है? लंबे समय तक दिख रहा है? लंबे समय तक लगातार और समान रूप से पालन किया जाना चाहिए। मतलब जो ट्रेडिशन है, जिस ट्रेडिशन का आप हवाला दे रहे हैं, जिस परंपरा का आप एक तरह से बात कर रहे हैं, वो परंपरा लंबे समय तक आपके धर्म में, आपके समाज में प्रचलन में होना चाहिए। तभी वो आगे बढ़ेगा, तभी उस चीज़ को वैलिड माना जा सकता है। एक तो यही है कि लंबे समय तक प्रचलित होना चाहिए और दूसरा ये है कि वो परंपरा होना चाहिए, वो परंपरा लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, कानून का दर्जा उसको एक तरह से माना जा सकता है या माना जाना चाहिए। कानूनी तौर पे एक तरह से बाध्यता होगी उसकी। जो भी ट्रेडिशन वगैरह सब होते हैं वो कानूनी वही बाद में कानून का रूप ले लेता है। अगर उतना इन्फोर्सेबल इतना स्ट्रांग है तभी वो ट्रेडिशन अगर अलाउ कर रहा है सपिंड विवाह को, तभी सपिंड विवाह को इनवैलिड नहीं माना जा सकता, तभी आप सपिंड विवाह कर सकते हैं। अगर ये एक परंपरा है, जो प्रथा है, वो एक तरह से लागू नहीं कर रहा, जो एक तरह से बढ़ावा नहीं दे रहा सपिंड विवाह को और उसके बावजूद आप विवाह करते हैं, तो वर्तमान कानून के हिसाब से आपका विवाह इनवैलिड हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, अमान्य घोषित हो। ठीक है? तो देखिए, ये पूरा प्रकरण था, पूरा इश्यूज़ था हमारे देश में, हमारे कानून के हिसाब से कैसे कोई विवाह सपिंड माना गया और किन परिस्थितियों में उसको इनवैलिड माना जा सकता है और किन परिस्थितियों में उसको छोड़ा जा सकता है। देखिए, एक्सेप्शन वाला जो केस था, इसमें सपिंड विवाह का अपवाद था, ये अपवाद साउथ इंडिया वगैरह सब में काफ़ी चलता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर परंपरा, जिस तरह से वहाँ पर रीति-रिवाज है, जिस तरह से कस्टम है, जो ट्रेडिशन है वहाँ पर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ पर क्या होता है कि जो एक लड़का है, वो अपनी बुआ की बेटी से शादी कर सकता है। कोई मामा है, वो अपनी भांजी से शादी कर सकता है। वहाँ पर संभव है क्योंकि वहाँ पर रीति-रिवाज परंपराओं में ऐसा लंबे कालखंड से चलता आया है। इसीलिए वहाँ पर सपिंड विवाह का एक तरह से अनुमति है। तो वहाँ पर विवाह सपिंड विवाह अगर होगा भी तो इनवैलिड नहीं माना जाता है क्योंकि वहाँ ट्रेडिशन है, कल्चर में ऐसा दिखता है, लंबे समय तक प्रचलन में है। इसलिए वहाँ संभव है। लेकिन नॉर्थ इंडिया वगैरह सब में अगर आप शादी कर रहे हैं और आपके ट्रेडिशन में, परंपरा में इसका कोई उल्लेख नहीं है, प्रचलन में नहीं है, उसके बावजूद शादी कर रहे हैं, तो आपका शादी इनवैलिड माना जाएगा। कानून में अपवाद स्वरूप छूट तो दिया गया, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमारी परंपरा में ऐसा चलता रहा है, तभी आप शादी कर सकते हैं, वरना अगर आप शादी करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सारा इश्यूज़ था। अब हम समझते हैं कि स्वपिंड विवाह, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो एक तरह से न्यायालय की भाषा में इसको स्वपिंड तो नहीं बोला गया, वहाँ पे इसको बोला गया अनाचार विवाह। अनाचार है मतलब इमोरल है, संवैधानिक मान्यताओं के हिसाब से देखें और जो समाज की नैतिकता है उसके हिसाब से देखें तो ये एक तरह से अनाचार है, अनाचार विवाह है। जो विभिन्न देश कल्चर सब में अगर किसी और कंट्री में देखें तो वहाँ अनाचार के नाम से ही समझते हैं। भारत में उसको स्वपिंड विवाह बोला जाता है और न्यायालय की भाषा में उसको अनाचार विवाह बोला जाता है, जो कि बाहर भी किसी विदेश वगैरह में भी अनाचार विवाह ही के तौर पे इसको एक तरह से उल्लेखित किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस विवाह जो स्वपिंड विवाह जिसको भारत में बोलते हैं, विदेशों में इसको लेकर क्या प्रावधान है, किस देशों में इसको लेकर एक तरह से को अलाउ किया गया है, कहाँ इसको बैन किया गया है। देखिए, फ्रांस में क्या है, तो 1810 फ्रांस में 1810 की दंड संहिता वहाँ पर एक तरह से लाया गया, पेनल कोड लाया गया और उसके तहत अनाचार जो विवाह है, पहले अपराध माना जाता था। 1810 से पहले फ्रांस में भी जो अनाचार विवाह है, उसको अपराध माना जाता था। लेकिन 1810 के दंड संहिता के बाद अनाचार के जो विवाह है, उसको अपराध को समाप्त कर दिया गया। यानी अब वहाँ पर एक तरह से सपिंड विवाह फ्रांस में हो सकता है, जिसको अनाचार विवाह बोला गया। वहाँ पर अनुमति है। अब चूँकि वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पर फ्रीडम काफ़ी है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठती रही है। तो जो विवाह का अधिकार है, जो चुनने का अधिकार है, उसके फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है वहाँ पर। तो इसीलिए वहाँ पर क्या दिया गया है? दिया गया है कि जो वयस्क है, जो एक तरह से एडल्ट है, वो अपने सहमति अगर सहमत है उन दोनों आपस में, शादी कर सकते हैं। भले वो सेम एक ही पिंड के हो, भले उनका पूर्वज सेम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो फ्रांस में ये प्रावधान है कि आप अनाचार विवाह यानी भारत की भाषा में देखें, यहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से देखें, तो पिंड विवाह वहाँ वैलिड है, हो सकता है।
बेल्जियम में भी वही बात है। बेल्जियम में क्या फ्रांसीसी बेल्जियम फ्रांस से सटा हुआ है, तो फ्रांसीसी संहिता का वहाँ प्रभाव है। वहाँ भी इसी तरह के कानून है कि आप अनाचार विवाह यानी सपिंड विवाह फ्रांस में और बेल्जियम दोनों में कर सकते हैं। पुर्तगाल में भी यही प्रावधान है। यहाँ भी क्या है कि अनाचार विवाह यानी सपिंड विवाह वहाँ पर अपराध नहीं मानता। यानी आप अपनी सहमति से शादी कर सकते हैं। ठीक है? वो वहाँ पर शादी जो है ना वो फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है। अगर लड़का-लड़की अगर तैयार है तो भले वो सपिंड ही क्यों नहीं, दोनों का पूर्वज सेम क्यों नहीं है, वो दोनों शादी कर सकते हैं। वहाँ काफ़ी लिबरल सोसाइटी है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? सभी 50 राज्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। सभी 50 राज्यों में अनाचरणपूर्ण विवाह निषिद्ध है। देख रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में आप सपिंड विवाह जिसको बोल सकते हैं इस भारत की भाषा में, वहाँ नहीं कर सकते। वहाँ पर एक तरह से बैन है, सभी 50 राज्यों में। लेकिन जो एक तरह से न्यू जर्सी जो उनका स्टेट है और रोड आइलैंड में सहमति से वयस्कों के बीच संबंधों की अनुमति है। मतलब 50 राज्यों में केवल 2 ही स्टेट ऐसा है, जहाँ पर अगर वयस्क सहमत है आपस में, 2 लड़का-लड़की अगर आप सहमत बना लेते हैं कि हाँ, शादी कर सकते हैं, तो शादी कर सकते हैं, वहाँ अनुमति है। लेकिन ज़्यादातर स्टेटों में एक तरह से बैन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है? देख रहे हैं काफ़ी एक तरह से काफ़ी विवाद है, काफ़ी रिलेटेड इश्यू है। हमने सारे विवाद को समझ लिया। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।